तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्लास 10 के साइंस सब्जेक्ट की, जिसमें हम फिजिक्स का पहला चैप्टर ले रहे हैं, है ना। और ये पहला चैप्टर जो है वो है लाइट। ये लाइट को लेकर मेरा पहला वीडियो रहेगा। इसके बाद रोज के रोज मैं रेगुलर आपको वीडियोस अपलोड करता रहूंगा मैं आपके लिए, ताकि आपका लाइट चैप्टर क्लियर हो जाए। और वैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया है कि मैं साइंस का कोर्स कंप्लीट करवाऊंगा क्लास 10 का। तो आइएगा, इसी शुरुआत में सबसे पहले बात करते हैं लाइट की, है ना। तो लाइट में सबसे पहले बात आती है कि भाई साहब लाइट मूव करती है, बिल्कुल करती है, लेकिन कौन से फॉर्म में मूव करती है। सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि लाइट कौन से फॉर्म में मूव करती है। सूर्य भगवान इतने दूर है हमसे, इतनी दूरी से हमारे तक लाइट पहुंचती है, इसका मतलब लाइट मूव तो करती है, बिल्कुल करती है। तो फिर कौन सी फॉर्म में करती है? तो ऐसा माना जाता है कि लाइट जो है वो मूव करती है फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स और मूव करती है फॉर्म ऑफ वेव्स। मतलब दोनों फॉर्म में मूव करती है, पार्टिकल्स भी और वेव्स भी, है ना। तो पार्टिकल्स के रूप में भी चलती है लाइट और वेव्स के रूप में भी चलती है ना। और जब इन दोनों फॉर्म को माना गया तो इसीलिए इस कंसेप्ट का नाम दिया गया वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। क्लियर? ठीक है। तो ये मूवमेंट ऑफ लाइट के बारे में बात होगी कि भाई लाइट जो है वो फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स में भी चलती है और फॉर्म ऑफ वेव्स में भी चलती है। अब हम बात करते हैं फिनोमिना ऑफ लाइट, है ना। कुछ फिनोमिना है जिनको यहाँ पर अच्छे से बताया गया, हालांकि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इन दोनों को बहुत अच्छे से बताया गया है। इसका सिर्फ एक हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन दिया तो मैं समझा देता हूँ डिफ्रैक्शन क्या होता है ना। वैसे मैं आपको बता दूं, डिफ्रैक्शन जो है वो काम करता है फॉर्म ऑफ वेव्स पर, सीधी बात है। और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो है वो काम करता है फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स पर। क्लियर है? तो सुनिएगा, सबसे पहले हम डिफ्रैक्शन को समझते हैं कि सर डिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। तो डिफ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि भाई साहब लाइट मूव तो करती है ना। मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पर कोई दीवार है ये, और इस दीवार के सामने एक ये जो लकड़ी का एक बक्सा है मैंने उसको रखा है, ठीक है, ये इसका थिकनेस है। अगर मैं इस पर लाइट मारूंगा, मान लीजिए मेरी लाइट गई, तो यहाँ पर क्या बनेगा? शैडो बनेगा। सीधी बात है, अगर आप यहाँ पर लाइट मारोगे तो इसकी शैडो यहाँ पे बनेगी। लेकिन अगर आप इस बक्स के, है ना, ये जो लकड़ी का जो बक्स आपने यहाँ पे रखा है, इस बक्स के अगर आप ये कॉर्नर जो हैं, अगर ये आप शार्प कर देते हो, मतलब इसको रगड़ के करके जो भी है, जैसे छील करके जो भी है, इसको मैंने इस फॉर्म में ढाल दिया ऐसा, तो यहाँ पर नुकीले कॉर्नर्स बन गए, नीचे भी बन गए, समझ लीजिए ये नुकीले कॉर्नर्स बन गए, ठीक है। अब अगर आप लाइट मारोगे तो क्या होगा? इन नुकीले कॉर्नर्स, इन शार्प जो कॉर्नर से लाइट क्या हो जाएगी? बैंड हो जाएगी। थोड़ी लाइट यूं चली जाएगी तो थोड़ी लाइट यूं चली जाएगी। वैसे मैं बता देता हूं, मैंने भी आपको कहा है कि डिफ्रैक्शन जो है वो वेव्स फॉर्म में, है ना, कहने का मतलब दिखाई देता है, सीधी सी बात है। तो यहाँ वेव्स के रूप में चलती हैं, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब ये जो वेव्स है, देखिए अब ये वेव जो है वो कहाँ जा रही है? यहाँ, जहां पर पहले शैडो बन रहा था। मतलब क्या हुआ सर? मतलब ये हुआ कि जब इसके कॉर्नर आपने शार्प कर दिए तो फिर आप यहां पर एकदम क्लियर शैडो नहीं देख पाओगे, है ना। यहां पर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। यहां पर शैडो को बनाने में डिस्टर्बेंस क्रिएट दिखाई देगा आपको, सीधी सी बातें क्रिएट होगा सब, है ना, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा यहाँ पे, है ना। तो यही जो घटना है, यही जो हैपनिंग है, यही जो अकरेंस है ना, उसी को हमने क्या कहा? डिफ्रैक्शन। ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया कि जब लाइट मूव करती है और उसके रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल आ जाए, कोई ओपेक ऑब्स्टिकल आ जाए जिसका साइज काफी छोटा हो, या फिर हम ये कहें उसके कॉर्नर काफी शार्प हो, ठीक है, तो उसके कॉर्नर से वो लाइट जो है वो बैंड हो जाती है। क्लियर? और इसी को हम क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन। क्लियर? तो डिफ्रैक्शन के बारे में इतना ही बताया गया। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की, ठीक है। इन दोनों की खास बात की गई है और ये दोनों जो है वो फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं, ठीक। आइए बात करते हैं हम अगर रिफ्लेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्शन क्या होता है सर? तो रिफ्लेक्शन को समझने के लिए मैं सीधी सी बात बताऊं, सबसे पहले हम बात करते हैं मीडियम की। मीडियम क्या होता है? तो मीडियम का मतलब हो गया जिसमें से लाइट मूव हो रही है, जिसमें से लाइट पास हो रही है, हम उसे क्या कहते हैं? मीडियम। सीधी बात है। जैसे ये एयर है, मेरे कमरे में यहाँ आसपास एयर है साहब, बिल्कुल है, और उस एयर में देखिए लाइट पास हो रही है, आपको मैं विजिबल हो रहा हूं, है ना, आपको ये बोर्ड विजिबल हो रहा है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब हो गया कुल मिलाकर के लाइट मूव करती है, या लाइट मूव कर रही है, इस कमरे में एयर है, एयर में से होकर लाइट क्या कर रही है? पास हो रही है। तो कहने का मतलब क्या? मीडियम, है ना। हम 4 मीडियम की बात करेंगे इस चैप्टर में, है ना। पहला हो जाएगा वैक्यूम, दूसरा हो जाएगा एयर, तीसरा हो जाएगा पानी, पानी में भी लाइट मूव करती है, और चौथा हो जाएगा आपका ग्लास, ग्लास में भी मूव करती है सब, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या? ये हो गया मीडियम। अब सुनिएगा, अगर रिफ्लेक्शन की बात करें तो आपको एक ही मीडियम की बात करनी है, क्योंकि रिफ्लेक्शन जो होता है वो एक ही मीडियम में दिखाई देगा, या मतलब एक ही मीडियम में घटित होता है, सीधी सी बात है। ये जो हैपनिंग है, ये जो फिनोमिनन है ना, वो एक ही मीडियम में आपको बात करनी है उसके बारे में। सर कैसे? समझिए, मैंने आपको कहा कि मान लीजिए आप बॉल फेंक रहे हैं,
ठीक है ना, बॉल का फेंकना, दीवार से टकराना और बॉल का आपके वापस हाथ में आना, यही है रिफ्लेक्शन। भैया मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है, सामने मेरी दीवार है, मैंने सामने बॉल को मारा, एकदम स्ट्रेट फेंका, कहने का मतलब क्या, परपेंडिकुलर फेंका, बॉल वापस उसी डायरेक्शन में मेरे हाथ में सीधी आएगी, मेरी बॉडी की तरफ आएगी, ये रिफ्लेक्शन है। ऐसे ही अगर आप किसी सरफेस पर, है ना, किसी दीवार पर अगर लाइट मारते हैं, ठीक है, तो लाइट जाएगी, उस सरफेस से टकराएगी और वापस इसी मीडियम में आ जाएगी। ये मीडियम कौन सा है? एयर है। तो एक मीडियम में, है ना, एक मीडियम में रे जब चलती है और सामने कोई सरफेस उसे मिलता है तो उससे टकराती है, और टकराने के बाद उसको हीट करने के बाद वो टर्न बैक हो जाती उसी मीडियम में। बात समझे कि नहीं समझे? इसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। आइए हम समझते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया, ये आपकी आने वाली रे, ये आपका सरफेस, ये कोई दीवार है, ठीक है, ये कोई हार्ड सरफेस है जिसको पार करके लाइट नहीं जाएगी, ये ओपेक है, कहने का मतलब ओपेक ऑब्स्टिकल है, ठीक है। ये लाइट आई, ओके सर, ये लाइट जो आने वाली जो रे है, ये जो आने वाली रे है, इसको मैंने नाम दिया है इंसिडेंट रे। तो ये आने वाली रे, ये आई, इस सरफेस से टकराई और टकराने के बाद टर्न बैक हो गई इसी मीडियम में। इस मीडियम को मैंने नाम दिया है एयर। बिल्कुल, ये एयर की बात हो रही है, एक ही मीडियम की बात हो रही है ना, ये हो गया एयर, ये मीडियम है। तो इस एयर में मैंने एक रे भेजी, सामने सरफेस है, सामने दीवार है, उस पर वो रे टकराई और टकरा के वापस टर्न बैक हो गई इसी मीडियम में। इसी को हमने क्या कहा? रिफ्लेक्शन। तो ये जो आने वाली जो रे थी, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। ये रिफ्लेक्शन के बाद जो जाने वाली रे है, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। सर यहाँ पे आपने एक ये लाइन और खींची है, बेटा ये लाइन इमेजिनरी लाइन होती है, इसको सिर्फ हमें मानना होता है, ये सिर्फ एक काल्पनिक लाइन होती नहीं है, लेकिन मानते हैं। सर कैसे मानते हैं? तो जो सरफेस है ना, जिस पर रे टकराएगी, सीधी सी बात है, ठीक है, उस सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है, उसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल। सीधी सी बात है, ये एक इमेजिनरी लाइन है। सर इसकी जरूरत पड़ेगी जब आप स्टडी करोगे रिफ्लेक्शन को लेकर, है ना, कुछ मतलब किसी प्रकार की अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो हमें इस नॉर्मल की जरूरत पड़ती है। बात समझे कि नहीं समझे? तो ये हमारे स्टडी में काफी मदद करता है। चलेगा, तो रोल ऑफ नॉर्मल इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? अब सुनिएगा, तो ये नॉर्मल हो गया। अब ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल भी मैंने बनाया, तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, इसको हम एंगल आई से शो करते हैं। दूसरा मैंने एंगल यहां बनाया है, तो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस एंगल को आप शो करोगे एंगल आर से। क्लियर? तो कहने का मतलब हो गया, ये कुछ टर्म्स थी जिनको हमें समझना बहुत ही जरूरी था, पता चलना चाहिए हमें इनके बारे में, क्या था क्या नहीं था। तो इंसिडेंट रे आने वाली, रिफ्लेक्टेड रे टकराकर या रिफ्लेक्शन के बाद जाने वाली, ये इमेजिनरी लाइन, इसको हमने कहा नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये था हमारा रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन में कुछ लॉज हैं, है ना, तो हम उन लॉज की भी बातें करते हैं, है ना, उन लॉज पर ही रिफ्लेक्शन काम करता है। क्या है लॉज? तो सुनिएगा। पहला लॉ आपको ये कहता है कि साहब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे एग्जिस्ट करते हैं, तीनों एक ही प्लेन पे लाए होते हैं। कहने का मतलब ये, सर कैसे कैसे समझाइए, हमें समझ नहीं आया। सुनिएगा, ये आपका एक प्लेन है, ये आपका एक सरफेस है, ठीक है ना, और देखो आप इसी सरफेस पे, इसी प्लेन पे मैंने ये रे बनाई आने वाली, इसी प्लेन पे इसी सरफेस पे मैंने रे बनाई जाने वाली, मतलब रिफ्लेक्टेड रे, और इसी प्लेन पे मैंने बनाया नॉर्मल। ये तीनों इसी प्लेन पे ही तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसी प्लेन पे ही तो लाए हो रहे हैं। आप देखिए, सीधी सी बात है। तो कहने का मतलब हो गया इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, है ना, ये हमेशा लाए करते ऑन अ सेम प्लेन। अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो समझिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक बुक है, ठीक है, अब ये बुक है, अब सुनिएगा, इसके सामने मैंने एक प्रकार का ऑब्स्टिकल खड़ा कर दिया है जो ओपेक है, जिसको रे पार करके नहीं जा सकती है, ठीक है। ये हो गया साहब हमारा सरफेस। अब मैंने यहाँ पे टॉर्च रखा है, यहां से मैं रे पास करूंगा, लाइट पास करूंगा। समझ लीजिए मैंने यहां से रे भेजी, मेरी रे जो है वो इस सड़क पे जा रही है, ये सड़क है मान लीजिए, है ना, तो मेरी रे नाम की जो गाड़ी वो इस सड़क पे जा रही है साहब, जा रही है। आगे ये आपका सरफेस जो था उससे टकराई और टकरा के वापस इसी सड़क पे ऐसे मुड़ के आई। तो कहां जा रही है? इसी सड़क पे गई, सामने दीवार से टकराई और वापस इसी सड़क पर चलकर आई। तो कहने का मतलब हो गया, ये जाने वाली भी इसी पे है, आने वाली भी इसी पे है, और अगर मैं नॉर्मल भी क्रिएट करूंगा तो वो भी मुझे इसी पे करना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये हो गया कुल मिलाकर कि ये तीनों एक ही प्लेन पे एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि इंसिडेंट रे तो यूं गई और टकराने के बाद यूं गई,
ऐसा नहीं हो सकता, या इंसिडेंट यूं गई और टकराने के बाद यूं गई, ऐसा नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। सीधी बात है। तो ये तीनों जो है वो सेम प्लेन पे एग्जिस्ट करती है, सेम प्लेन पे लाई करती है। मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिएगा नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं दूसरे लॉ की। दूसरा लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा सेम रहते हैं। सही बात है, हर सूरत में सेम रहेंगे साहब। कहने का मतलब क्या हो गया सर, हमें समझाइए, हमें समझ नहीं आया। सीधी सी बात है, बॉल वाला फिर से हम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं, ये मेरे सामने दीवार है, मैंने इस दीवार पे बॉल मारी है ना, मैं स्ट्रेट बॉल फेंक रहा हूं, परपेंडिकुलर बॉल फेंक रहा हूं, बॉल सीधी मेरे हाथ में आएगी। मैं दीवार के परपेंडिकुलर खड़ा हूं, इसीलिए बॉल सीधी मेरे हाथ में आएगी। मतलब जाने वाला और आने वाला, इन दोनों के बीच में कहने का मतलब जो भी एंगल बना वो जीरो एंगल बना। सीधी बात है। अब सुनिएगा, हम यहाँ पे खड़े हैं, अभी मैंने सीधे होकर बॉल मारी थी तो सीधे मेरे हाथ में आई थी, अब मैं थोड़ा सा ऐसे हो जाता हूं, अब मैं अगर दीवार पे यहाँ बॉल मारूं तो यहाँ अगर बॉल मारूंगा, ठीक है, तो जिस एंगल से मेरी बॉल जाएगी उसी एंगल से बॉल टकरा के ऐसे निकलेगी। अगर मैं इस एंगल को स्टडी कर देता हूं बिटवीन द नॉर्मल, है ना, और ये मेरी जाने वाली जो बॉल का जो रे है, जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन और नॉर्मल के बीच का अगर एंगल मैं निकाल देता हूं और वही एंगल मैं रख देता हूं, तो मैं एग्जैक्ट अगर वहां बर्तन रखूंगा तो 100% मेरी बॉल सीधी उस बर्तन में जाके गिरेगी। आप समझे कि नहीं समझे? तो जिस एंगल से इंसिडेंट रे आती है उसी एंगल से रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड रे भी जाती है। ये रहेगा हमेशा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों हमेशा सेम रहते हैं। तीसरा लॉ ये कहता है कि रिफ्लेक्शन के बाद भी, है ना, उस लाइट की रे में, सॉरी उस लाइट का जो रे है, ठीक है, उस रे की ना तो स्पीड में किसी प्रकार का फर्क आता है ना उसके स्ट्रेंथ में किसी प्रकार का फर्क आता है, ना ही उसके वेवलेंथ में किसी प्रकार का कोई चेंज आता है। तो रिफ्लेक्शन के बाद कुछ भी बदलता नहीं है। और बदलेगा भी क्यों? क्योंकि गई तब भी एयर में चल रही थी, जब रिफ्लेक्ट हुई तब भी वो कहां चल रही? एयर में चल रही। तो जब मीडियम ही चेंज नहीं हुआ तो इसकी स्पीड क्यों बदलेगी, उसका वेवलेंथ क्यों बदलेगा? आप समझे कि नहीं समझे, है ना, या उसका स्ट्रेंथ क्यों बदलेगा? कुछ भी परिवर्तित होता नहीं है। तो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये तीन लॉ है, इनको आपको दिमाग में रखना है ना, इसके बारे में प्रश्न पूछा भी जाता है। चलिएगा, अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन की, है ना। ये था रिफ्लेक्शन और अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन की। तो सुनिएगा, देखिए इसको भी हम जल्द से कर लेते हैं। देखिएगा, रिफ्रैक्शन, है ना, ये जो रिफ्रैक्शन है, अब वहां तो हमने बात की थी सेम मीडियम में, सीधी सी बात है, एक ही मीडियम में एयर की बात की थी, एयर में ही रे गई और टकरा के वापस एयर में ही आई, तो सेम मीडियम की बात होती है। यहां मीडियम चेंज होता है, मीडियम चेंज होता है तभी रिफ्रैक्शन होता है, नहीं तो नहीं होगा। सीधी सी बात है। जब हम दो मीडियम की बात करेंगे भाई साहब, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही, तो हम इन दो मीडियम को कंपेयर करेंगे, है ना, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे। तो ये जो दो मीडियम होते हैं उनमें एक तो होगा रेयर और एक होगा डेंस। क्लियर है सर? क्या मतलब है रेयर और डेंस का? तो रेयर का मतलब हो गया ऐसा मीडियम जिसमें रे को चलने में थोड़ी आसानी होती है, और डेंस का मतलब वो मीडियम जिसमें रे को चलने में दिक्कत आती है, थोड़ी उसकी स्पीड में कमी आ जाएगी। सीधी सी बात है, प्रॉब्लम आ रही है। एक तो आप खुले मैदान में दौड़ रहे हो, तेजी से भागोगे, एक भीड़, है ना, भीड़ में दौड़ोगे तो आपको काफी मुश्किल आएगी, आपकी स्पीड उतनी नहीं बनेगी जितनी बननी चाहिए। सीधा सा है ना। एक तो डामर रोड पे, कहने का मतलब बढ़िया गाड़ी चलती है साहब, और एक अभी रेत पे चलाओ, देखिए कितनी तेज चला सकते हो, तो दिक्कतें आएगी। सीधी बात है ना, वही वाली बात है। तो जहां आसानी से चलती है उसे हम रेयर कहते हैं, और जहां थोड़ी दिक्कत आती है उसे हम क्या कहते हैं? डेंस। तो एयर और वाटर में डेंस कौन है? वाटर। सीधी बात है। वैक्यूम सबसे ज्यादा रेयर है, कहने का मतलब क्या, वैक्यूम में तो कोई है ही नहीं बीच में, तो मतलब गजब की स्पीड होती है साहब लाइट की। फिर थोड़ी एयर में हल्की सी कम हो जाती है, लेकिन फिर भी एयर और वैक्यूम में सेम स्पीड मानी जाती है, ठीक है ना। उसके बाद वाटर को ले तो थोड़ी उसमें और स्पीड कम हो जाएगी, ग्लास में ले तो उसमें थोड़ी और स्पीड कम हो जाएगी। मतलब ये हो गया, वैक्यूम सबसे रेयर है, उससे डेंस एयर है, उससे डेंस वाटर है, और उससे भी डेंस ग्लास है। क्लियर? चलिए, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दो मीडियम की, जिसमें एक है एयर और एक है वाटर। अब देखिएगा, अब हम रिफ्रैक्शन को समझते हैं। तो रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि जब कोई रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपना डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज कर देती है, अपना रास्ता बदल देती है, थोड़ा अपने रास्ते से मुड़ जाती है, बैंड हो जाती है। कब कैसे होती तो सुनना, है ना। इसमें दो प्रकार की घटनाएं हो सकती, एक तो तब जब वो रेयर से डेंस में आएगी, और एक तब जब वो डेंस से रेयर में जाएगी।
ठीक है सर, बताइए कैसे। जब हम रेयर से डेंस में जाएंगे तो क्या होगा, ये जब लाइट आई रेयर से डेंस में जा रही है, हवा से पानी में जा रही है, बिल्कुल जा रही है, तो ये आने वाली रे कौन होगी, इंसिडेंट रे, और ये जाने वाली रे कौन होगी, रिफ्रैक्टेड रे। ये आपका नॉर्मल हो गया। अब आप देखिए ये जो रे थी इसको जाना, अगर सीधा जाना चाहिए था, सीधी बात है, तो ये आई, इसको अगर ये रास्ता नहीं बदलती तो ऐसे सीधी निकलती, लेकिन ये ऐसे सीधी निकली नहीं है, ये मुड़ गई। देखिए आप, थोड़ी सी मुड़ गई। ये इस नॉर्मल के, ये जो लाइन है ये नॉर्मल है। सर नॉर्मल कहां खींचते हैं, उस सरफेस है ना, या कहने मतलब वो जो प्लेन है ना, जो कहने का मतलब एयर और पानी को अलग अलग कर रहा है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इसके परपेंडिकुलर, कुल मिलाकर यहां पर ये सरफेस, पानी का सरफेस, लास्ट सरफेस, इसके बाद में एयर स्टार्ट हो गया, तो यहां इसके परपेंडिकुलर कौन है बेटा, ये नॉर्मल है। तो ये देखो नॉर्मल के पास आ रही है, तो यहां ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है तो रिफ्रैक्टेड रे। अब एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे और नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर, ये दोनों एंगल यहां पे बने हैं। तो कुल मिलाकर जब रे रेयर से डेंस में आती है तो रे क्या करती है, नॉर्मल के पास आ जाती है, अपना रास्ता बदलती है, थोड़ा सा अपने रास्ते से बैंड होती है, ठीक है ना, डाइवर्ट होती है, जो भी आप कहे, ठीक है, और वो नॉर्मल के पास आ जाती है। क्लियर, ओके। अब दूसरी चीज देखते हैं, अगर हम कहें कि सर डेंस से रेयर में जाएगी तब क्या होगा, कोई नहीं, मुड़ेगी तो सही, बिल्कुल है ना, वो अपना डायरेक्शन तो बदलेगी, रास्ता तो बदलेगी, क्योंकि मीडियम में फर्क आ रहा है। तो जब आप डेंस से रेयर में जाओगे, ये वाटर है डेंस और ये एयर है रेयर, तो जब कहने का मतलब हो गया डेंस से जब आप रेयर में जाओगे तो रे नॉर्मल से दूर हट जाती है। देखिए ये रहा आपका नॉर्मल, और नॉर्मल से मतलब इस रे को जाना तो कैसा चाहिए था, ऐसा, लेकिन ये कैसे होगी, ऐसे। कुल मिलाकर इस नॉर्मल से दूर हट गई। तो कुल मिलाकर हो गया है कि जब रे रेयर से डेंस में आती है तो नॉर्मल के पास आती है, ठीक है, और जब डेंस से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर हट जाती है। बात समझे कि नहीं समझे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हो गया ये है रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन में ये नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंट, सॉरी बिटवीन रे ऑफ इंसिडेंट या इंसिडेंट रे कह दो, और दूसरा हो जाएगा आपके नॉर्मल। मेरा कहने का मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बनता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच। ये जाने वाली रे, ये रिफ्रैक्शन के बाद निकलने वाली रे। क्लियर हो गया होगा। अब आइएगा हम रिफ्रैक्शन में भी लॉज की बात करते हैं, इसमें भी दो लॉज काम करते हैं साहब। क्लियर है, कौन कौन से लॉ करते हैं। पहला लॉ तो वही काम करेगा कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे एग्जिस्ट करते, एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। वो की वो बात जो हमने रिफ्लेक्शन में की थी, वो की वो बात हम रिफ्रैक्शन में भी कर रहे हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। दूसरा रहेगा कि यहां पर जो एंगल आई और एंगल आर है ना, इनके बीच में रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है। जब कभी हम सेम दो मीडियम की बात करते हैं तब। कहने का मतलब क्या समझ लीजिए कि यही पानी है, यही हवा है, यहां पर मैंने एक बार रे ऐसे भेजी तो ये इतनी मुड़ी, एक बार मैंने रे ऐसे भेजी तो देखो ये इतनी ज्यादा मुड़ी, लेकिन भले कितनी मुड़ी कुछ भी हुआ, लेकिन यहां पर इन दोनों एंगल में जो रेशियो आएगा वो कब रेशियो यहां पर भी आएगा। और भी कोई रे आप भेज दीजिए किसी भी एंगल से, उनमें भी वही का वही रेशियो आएगा जो यहां दोनों जगह आएगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि एंगल आई और एंगल आर के बीच में जो रेशियो रहेगा वो कैसा रहता है, कांस्टेंट। तो ये दो लॉ हो जाते हैं हमारे रिफ्रैक्शन में। तो कहने का मतलब हो गया इस वीडियो में मैंने आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में बहुत अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, अब मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीजें एकदम क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की। तो अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है, अगर आपको ये चीजें क्लियर हुई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों और भाइयों को भी मुझे रेकमेंड करें कि हाँ एक सर है जो काफी अच्छा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो जितना आप शेयर कर सकते हैं करें। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो कहने के बाद आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। इसके बाद बात रहती है हमारे इस मटेरियल की। तो जो मैंने आपको बोर्ड पे मटेरियल दे रखा है, हालांकि ये पूरा नहीं है लेकिन समझाने के लिए काफी है। ठीक है, तो इसके स्क्रीनशॉट जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसके बाद मैं आपको और बता दूं कि अगर आपको ये सारी चीजें, अगर आपको डॉक्यूमेंटल चाहिए या कहने का मतलब हो गया कि हार्ड कॉपी में चाहिए, तो हम नोट्स भी प्रोवाइड करवाते हैं।
ठीक है। तो आपको नोट्स भी मिल सकते हैं अगर आप हमारे इस नंबर्स पर अगर आप हमसे कांटेक्ट करते हैं, जो नंबर नीचे चल रहे हैं, ठीक है, उस नंबर से अगर आप हमसे कांटेक्ट करते हैं तो हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, पूरा का पूरा साइंस का पूरा का पूरा कोर्स है। ठीक है, तो वो पूरे के पूरे नोट्स आपको हम बाय कुरियर या फिर आप कहेंगे बाय पोस्ट, जो भी कहने का मतलब है, ठीक है, हम उसके द्वारा आप तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिएगा, आज के लिए इतना काफी है। इसके बाद हम कल फिर से मिलते हैं इसी के आगे की कड़ी में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।